Hello, everyone. Hello, everyone. Hello, students. 1 की ज्वाइनिंग हुई और लोग भी जल्दी ज्वाइन करें। तो पिछले क्लास में हम एल्काइन के बारे में बता रहे थे। एल्काइन की स्टडी कराई थी तुम लोगों को। आवाज आ रही है? हेलो, हटा देते हैं इसको। हाँ, अब गई आवाज? यस मैम। अच्छा, इससे पहले के क्लास में एल्काइन शुरू किया था। इसमें एल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बताई थी और बाकी की अभिक्रियाएं रह गई थी। तो आज के क्लास में हम जो बाकी की अभिक्रियाएं बची थी उनके बारे में बताएंगे। तो कॉपी पेन लेकर के बैठना, इम्पोर्टेंट रिएक्शन को अभी नोट कर लोगे ज्यादा बेहतर होगा, नहीं टाले रहोगे तो फिर इसमें तुम लोगों को फिर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन था, कौन सा कब बताया था। तो अभी से ही नोट रहेगा तो बाद में नोट करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ उसको खोल करके याद करना होगा। तो हाइड्रोजन हाइलाइट का योग ये बता रहे थे लेकिन ठीक से नहीं हो पाया था क्योंकि एडिशन रिएक्शन एल्काइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एडिशन रिएक्शन बताएंगे। फिर से बता देते हैं इसको। उसके पहले भी हमने हाइड्रोजन का योग और हेलोजन का योग ये पिछले क्लास में बता दिया था। और योगात्मक अभिक्रिया चाहे वो एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 2 मिनट एक बार चेक कर लें कि इससे भी आवाज हमारे तक आती है कि नहीं। यस, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही। चलो ठीक है। यस मैम। तो अब हाइड्रोजन हैलाइड का योग। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? कोई भी हेलोजन हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ा होता है तो ये हाइड्रोजन हैलाइड। क्लोरीन होगी तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमीन है यहाँ तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, आयोडीन होगी तो हाइड्रोजन आयोडाइड, ये यहाँ पे दिया है। HX मीन्स HCl, HBr या HI। तो यहाँ पे भी जैसे मार्कोनी ऑफ का नियम पढ़ा था तो जब एल्कीनों की अभिक्रियाएं बताया था, उसी तरह से मार्कोनी ऑफ नियम यहाँ भी फॉलो होता है। एसिटिलीन या एथाइन, इसका रिएक्शन HBr से हो रहा है तो प्रोडक्ट बनता है वाइनिल ब्रोमाइड पहले बनता है, यानी H एक तरफ जुड़ गया और Br दूसरी तरफ जुड़ गया, वाइनिल ब्रोमाइड बना। उसके बाद जब दोबारा HBr का एडिशन होगा तब यहाँ मार्कोनी ऑफ का रूल फॉलो होगा। इसमें जो प्लस पार्ट हाइड्रोजन है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास की हाइड्रोजन ज्यादा है, और जो माइनस पार्ट है ब्रोमाइड आयन वो उस पार्ट से जुड़ेगा जिसके पास की हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ देखो CH3 हो गया ये, और ये हो गया CHBr2। यहाँ एक Br था और ये दूसरा Br जुड़ गया तो Br2 एथिलीडीन डाइब्रोमाइड बनता है।
इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म पे आगे बढ़ रहे हैं। एक दो लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद कट गया उनका कैसे। अब ये इसकी मैकेनिज्म किस तरह से, ये अभी एग्जाम्पल है, उसके बाद मैकेनिज्म बताते हैं। दूसरा है ये प्रोपाइन HBr से रिएक्शन हो रहा है, तो जहां पे हाइड्रोजन सबसे कम है, ज्यादा है, वहां Br जुड़ेगा। नहीं, हाइड्रोजन जहाँ कम है वहां पे Br जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं है इस कार्बन के पास, ये CH3 तो अलग है, तो इससे Br जुड़ रहा है, और जिसके पास हाइड्रोजन है उसके साथ H जुड़ता है, तो ये हो जाता है CH2, यानी CH3 तो है ही है, CBr और CH2, ये प्रोडक्ट बना। अब आगे फर्दर जब रिएक्शन कराएंगे तो भी वही रूल फॉलो होगा कि H किधर जाएगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी इसके पास आएगा, और Br उधर जाएगा जिसके पास की हाइड्रोजन नहीं है, तो ये CBr2, यानी दोनों Br इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये होता है मार्कोनी-कॉफ का नियम कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम होता है, और हाइड्रोजन उसके उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास की हाइड्रोजन ज्यादा होता है। अब हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन HI से होगा, फिर HBr, फिर HCl से। उसी तरह का ये दूसरा एग्जाम्पल है, HBr से रिएक्शन हो रहा है 2-ब्यूटाइन, तो यहाँ H कहाँ जुड़ रहा है, CH3 है और H जुड़ रहा है इधर, और दोनों ही चूंकि बराबर है तो एक तरफ H जुड़ रहा है, एक तरफ CH3 जुड़ रहा है। तो जब इस तरह का प्रोडक्ट बनता है कि दो ग्रुप सेम है, वो सामने सामने है, तो वो ट्रांस कहलाता है। अब आ जाओ क्रिया विधि पे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये HBr से रिएक्शन होना है, तो इसमें ये क्या, इसका हेट्रोलिटिक विदलन होगा, ये H+ आयन और ये Br-। अब H+ पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी, तो एक तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा और एक तरफ प्लस, तो माइनस से ये H+ है तो वो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, और इधर प्लस आ गया क्योंकि इधर का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया था। तो अब और ये इसमें क्या बचा, ब्रोमाइड आयन जिसके पास की निगेटिव चार्ज है, तो अगले स्टेप में इसके प्लस कार्बन से ब्रोमाइड आयन जुड़ जाएगा। और तो पहला स्टेप धीरे धीरे होता है क्योंकि इसमें बंद कर, दोनों के बंद टूटेंगे, फिर नया बंद बनेगा, लेकिन दूसरा स्टेप बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये एक ऋण आयन है, एक धन आयन है, दोनों तेजी से वाइनिल ब्रोमाइड इस तरह से बना लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे HBr, अब ये तो पहला जुड़ गया, अब दूसरा HBr, अब यहाँ पे मार्कोनी-कॉफ के नियम से जुड़ेगा, वाइनिल ब्रोमाइड यहाँ बना। अब इसका फिर से ये हेट्रोलिटिक विदलन हुआ, तो ये ब्रोमाइड आयन और ये H+ आयन, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी तो एक तरफ इधर माइनस आ गया, तो H+ इससे जुड़ गया और यहाँ पे प्लस हो गया, दिस इज ब्रोमो एथिल कार्बन आयन। अब यहाँ से जो ये कार्बोनियम आयन बन गया, अभी जो Br- अलग हुआ था वो यहाँ पे तेजी से उसके साथ रिएक्शन करता है दूसरे स्टेप में और एथिलीडीन डाइब्रोमाइड बनाता है। तो इस तरह से ये पूरी मैकेनिज्म रिएक्शन की इस तरह से होगी, ठीक है। अब एंटी मार्कोनी-कॉफ नियम पढ़ा था, जब पराक्साइड प्रेजेंट होती है तो रिएक्शन मार्कोनी-कॉफ के नियम के विरुद्ध होता है, तब उसको कहते हैं एंटी मार्कोनी-कॉफ नियम। एथिलीन में ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ चुके हो। एसिटिलीन HBr से रिएक्शन कर रही तो पहले तो प्रोडक्ट उसी तरह से बनता है, उसके बाद जब अगला HBr इसमें ऐड होगा और कार्बन पराक्साइड, कोई भी पराक्साइड यहाँ प्रेजेंट होगी तो जस्ट उसके विपरीत रिएक्शन होगा, Br उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास की हाइड्रोजन ज्यादा होगी, और Br उससे जुड़ेगा जिसके पास की हाइड्रोजन ज्यादा होगी। यहाँ पे Br किससे जुड़ रहा है, जिसके पास की 2 हाइड्रोजन है, और H किससे जुड़ रहा है, जिसके पास की कम हाइड्रोजन थी। तो इस तरह से इसको कहते हैं एंटी मार्कोनी-कॉफ नियम। उसके बाद एडिशन रिएक्शन 2 तरह से हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल का योग। हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है, COCl, COCl, HOCl, तो इसमें 2 आयन बनेंगे, एक OH- और Cl यहाँ पे प्लस बनेगा,
जिन यौगिकों में ऑक्सीजन क्लोरीन से जुड़ा होता है वहां क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में होती है, तो OH माइनस हो जाएगा Cl प्लस। तो इसमें एक तरफ Cl, यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी तो एक कार्बन पे प्लस एक पे माइनस, तो OH जो है कार्बन जिस पे की माइनस होगा उससे प्लस होगा उससे जुड़ेगा, और जिस पे माइनस होगा उससे Cl प्लस जुड़ेगा, तो ये एक इंटरमीडिएट बना। फिर अगले अणु का एडिशन होगा, अगले अणु का एडिशन, तो इसमें प्लस पार्ट जो है किस कार्बन से जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, लेकिन यहाँ पे दोनों के पास ही हाइड्रोजन बराबर है, तो एक तरफ Cl जुड़ जाएगा जिधर जुड़ा था और दूसरी तरफ OH। ये भी एक तरह से अस्थायी यौगिक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो वाटर मॉलिक्यूल इस पे से निकल जाएगा और ये बनाएगा ट्राइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। उसके बाद जल का योग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हमारे जो रिएक्शन पूछे जाते हैं उससे बहुत इंपॉर्टेंट है जल का योग, जिसको हाइड्रेशन कहते हैं। एसिटिलीन की क्रिया जल से होती है, उसके लिए उत्प्रेरक होता है मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो बनता है वाइनिल एल्कोहल, और ये भी एक अस्थायी यौगिक है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाता है और ये एल्डिहाइड में बदल जाता है। यानी बाद में आज डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, लेकिन जो कि पहले ये यौगिक बनता है उसके बाद एसिटिल्डिहाइड। मोनोएल्केन एसिटिलीन कीटोन बनाते हैं। एल्काइनों में जल का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ही होता है, यानी OH आयन जो है किधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन कम होगा, और H प्लस आयन उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा यहाँ पे, और OH इस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो मैकेनिज्म, ये एसिटिलीन की क्रिया जल से थी और यहाँ प्रोपाइन की क्रिया जल से हो रही है, तो ये माध्यमिक बनता है और बाद में एसीटोन। उसके बाद एसिटिक अम्ल का योग, एसिटिलीन एसिटिक अम्ल से रिएक्शन होता है, तो पहले बनेगा वाइनिल एसीटेट, एक बॉन्ड टूटता है यहाँ पे, तो और इसका ये दो आयन में बदलेगा CH3CO माइनस और H प्लस, तो S प्लस यहाँ पे कहाँ जुड़ जा रहा है आकर के, जिधर जो है माइनस कार्बन होगा, तो यहाँ जुड़ गया ये। उसके बाद जो CH3COO माइनस था वो दूसरे कार्बन के साथ। अब दूसरा स्टेप मार्कोनिकॉफ के नियम के हिसाब से होगा, इसमें जो उत्प्रेरक है वह वही होगा, Hg मर्क्यूरी का कोई भी साल्ट होगा। अब इसमें CH3COO माइनस आयन जो है उस कार्बन से जुड़ रहा है जहाँ की पे हाइड्रोजन कम होंगे, और H प्लस उधर जा रहा है जिधर की हाइड्रोजन ज्यादा है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एथिलीन डाई एसीटेट। क्लियर हो रहा है रिएक्शन? ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एसिटिक अम्ल का योग और वाटर का योग। उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का योग, उसी तरह से होता है जैसे कि HBr का पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करते हैं, तब ये C एक तरफ H जुड़ जाता है दूसरी तरफ Cl, तो बनता है वाइनिल क्लोराइड। उसके बाद आ जाओ सल्फ्यूरिक अम्ल का योग, ये सारे योगात्मक अभिक्रियाएं हैं और इम्पोर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का योग, तो पहले वाइनिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी HSO3 माइनस एक कार्बन से जुड़ता है और एक कार्बन से H प्लस जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है CH2। ये अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल क्या होता है, आगे रिएक्शन बढ़ता है तो फिर से H प्लस उस हाइड्रोजन के साथ जिधर की जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां जुड़ जाता है, और दूसरा जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ करके एथिलीडीन डाई हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड का योग।
इसमें हाइड्रोजन साइनाइड में HCN, तो ये H प्लस CN माइनस, तो एक तरफ H प्लस जुड़ेगा और एक तरफ CN माइनस, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी तो एक कार्बन पे प्लस एक कार्बन पे माइनस आया, तो H प्लस प्लस माइनस कार्बन से जुड़ेगा और CN माइनस प्लस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये बनता है वाइनिल साइनाइड। उसके बाद आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया, दिस इज आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड रिएक्ट्स विद एसिटिलीन, तो क्या बनता है, लिविसाइड के जो योगात्मक यौगिक बनता है, एक डबल बॉन्ड टूटता है और ये पूरा ASCl2 इसमें ऐड हो जाता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकल करके HCl बनाएगा, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ये कहलाता है लिविसाइड। लिविसाइड क्या है, एक विषैला आर्गेनो आर्सेनिक यौगिक है, जिसको जो एज ए विश यूज किया गया था वर्ल्ड वार में। उसके बाद आ जाते हैं मेथिल एल्कोहल से अभिक्रिया। अब जब मेथिल एल्कोहल से अभिक्रिया होती है तो यहाँ दो तरह के आयन बनते हैं, एक H प्लस आयन और दूसरा CH3O माइनस आयन। तो जो निगेटिव पार्ट होगा कार्बन का, उससे H प्लस आयन जुड़ता है, पॉजिटिव से CH3O माइनस। उसके बाद प्रोडक्ट बनता है मेथिल वाइनिल ईथर, यानी इधर ये H जुड़ गया और दूसरी तरफ जुड़ा CH3O, तो ये ईथर बनता है जब एल्कोहल से अभिक्रिया होती है। उसके बाद है धातु एसिटिलाइडों का बनना। ये सॉल्ट, ये एसिडिक नेचर को एसिटिलीन के शो करता है कि ये अम्लीय नेचर होता है, क्योंकि ये मेटल के साथ साल्ट बनाता है, ये मेटालिक साल्ट है एसिटिलीन के। एसिटिलीन सोडियम के साथ गर्म की जाती है तो हाइड्रोजन बारी बारी से, पहले एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा सोडियम से, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन विस्थापित होगा सोडियम से, और ये पहले ये मोनोसोडियम एसिटिलाइड बना और बाद में डाई सोडियम एसिटिलाइड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरह प्रोपाइन से रिएक्शन सोडियम का होता है तो सोडियम प्रोपाइनाइड बनता है। तो इन रिएक्शंस को नोट करते रहना। उसके बाद आ जाओ सोडामाइड, ये भी एसिडिक नेचर को शो करता है एसिटिलीन के। जिस तरह से सोडियम से रिएक्शन करके ये एसिटिलाइड बनाता है, उसी तरह सोडामाइड NaNH2 से रिएक्शन करके ये पहले एक हाइड्रोजन विस्थापित होता है फिर दूसरा, तो ये सोडामाइड मोनोसोडियम एसिटिलाइड है, तो दोनों सोडियम आ जाएंगे, इधर भी सोडियम, तो वो सोडियम एसिटिलाइड हो जाएगा और साथ में अमोनिया बनती है इस रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ हम सोडामाइड यूज कर रहे हैं। तो NaH2 इधर से H लेकर के NH3 बनाता है। इसी तरह प्रोपाइन की रिएक्शन सोडामाइड से होता है तो सोडियम प्रोपाइनामाइड बनता है, साथ में अमोनिया निकलती है। उसके बाद है सोडियम एल्कानाइड, सोडियम एसिटिलाइड से रिएक्शन हो रहा है इमेथिल ब्रोमाइड से, तो क्या बन रहा है, प्रोपाइन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम एसिटिलाइड से जो यहाँ पे बना था उसका रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड से, मेथिल ब्रोमाइड से होता है, तो ये बनता है प्रोपाइन। उसके बाद अगला रिएक्शन है अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड से अभिक्रिया। अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड के अमोनिया में विलयन की एसिटिलीन से क्रिया कराने पे क्यूप्रस एसिटिलाइड बनता है, यानी कॉपर से के धातु के साथ रिएक्शन कर रहा है और एसिटिलाइड बना रहा है। ये भी इसके एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। एसिटिलीन क्यूप्रस क्लोराइड NH4OH से रिएक्शन करके अब इसका हाइड्रोजन Cu से विस्थापित हो गया और बना क्यूप्रस एसिटिलाइड, साथ में अमोनियम क्लोराइड और H2O। इसी तरह प्रोपाइन का भी रिएक्शन होता है क्यूप्रस क्लोराइड से और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्यूप्रस प्रोपेनेमाइड बनता है। या एक ही हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, इधर से विस्थापित होकर के मोनो प्रोडक्ट बनाता है। क्यूप्रस एसिटिलाइड्स, ये है क्यूप्रस एसिटिलाइड्स, तनु नाइट्रिक अम्ल द्वारा पुनः एसिटिलीन में अपघटित हो जाता है। शुष्क क्यूप्रस एसिटिलाइड एक
विस्फोटक पदार्थ है ये। शुद्ध क्यूप्रस एसिटिलाइट्स अगर होगा तो ये विस्फोटक पदार्थ बनाएगा, और अगर इसको जल के साथ इसको रखेंगे तो ये अपघटित हो जाता है, वापस फिर से एसिटिलीन बन जाती है। अब है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन, इसको कहते हैं टॉलेंट रीजन। वो था बेंडिक रिएजेंट, जो अभी पहले वाला रिएक्शन बताया, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये कहलाता है टॉलेंट रिएजेंट। अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला के एसिटिलीन से रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर एसिटिलाइट बनता है, और साथ में अमोनियम नाइट्रेट और H2O। इसी तरह प्रोपाइन से रिएक्शन होता है तो सिल्वर प्रोपेनामाइड बनता है। शुष्क सिल्वर एसिटिलाइट भी एक विस्फोटक पदार्थ है। उसके बाद आ जाओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। एसिटिलीन की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? ये कहलाता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी एल्केन के साथ मैग्नीशियम और HI का रिएक्शन, Br2 का रिएक्शन होकर के इन तीनों के मिलने से जो कंपाउंड इस तरह का बनता है C2H5MgBr, ये कहलाता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी तुम लोगों के कोर्स में किस तरह से बनता है उस चैप्टर में मिलेगा। एसिटिलीन से रिएक्शन करके ये पहले क्या बनाता है? एथाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और साथ में एथेन बनता है। मेन प्रोडक्ट इससे क्या है? इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके ये बनाता है एथेन। उसके बाद दूसरा रिएक्शन इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो है प्रोपाइन। प्रोपाइन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हो रहा है, ये तो बनता है प्रोपाइन 1 मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इससे ये तो बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? एथेन। तो दोनों ही रिएक्शन में एसिटिलीन से भी और प्रोपाइन से भी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है तो बनता है एथेन। उसके बाद आ जाओ एल्काइनों का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किस तरह से होता है? डाइल्यूट बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट, यानी जब क्षार मिला होगा साथ में तो इसको कहेंगे ठंडा तनु क्षारीय, ठंडा तो छोड़ दो, तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन, यानी एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो KMnO4 के साथ KOH या NaOH मिला होता है, तब एसिटिलीन से क्रिया होती है तो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। प्रोपाइन एसीटेट में ऑक्सीकृत होती है। अगर प्रोपाइन से रिएक्शन होता है तो यहाँ पे इससे रिएक्शन हुआ तो ऑक्सैलिक एसिड बना, प्रोपाइन से यही रिएक्शन होता है तो एसिटिक एसिड बनता है। तो ये सारे बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके अलावा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के साथ जब एल्काइनों की क्रिया कराने पे कार्बन कार्बन त्रिक पूर्ण रूप से टूट जाता है। इस तरह से जब हाइयर एल्काइन हम लेंगे, R का मतलब बहुत ज्यादा इसमें एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तब इसके साथ अभिक्रिया कराने पे 2 प्रोडक्ट बनता है। बीच में ये पूरी तरह से बॉन्ड टूट जाएगा और 2 तरह के ये एसिड बन रहा है। यहाँ पे एक ये दूसरा एसिड है, यहाँ R' है तो ये दूसरा एसिड है। उसके बाद एल्काइनों का ओजोनी अपघटन, जैसे एल्कीनों का ओजोन से रिएक्शन दिखाया था कि तीनों मॉलिक्यूल एल्कीन में जुड़ जाते थे डबल बॉन्ड से, तो यहाँ एल्काइन है, 3 बॉन्ड है तो यहाँ C और C बंध भी आपस में बना रहेगा और साथ में O3 के तीनों एटम इस तरह से ऐड हो जाते हैं। इसको कहते हैं ओजोनीकरण। इससे बनता क्या है? एसिटिलीन ओजोनाइड। अब इसका जल अपघटन कराने पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लाइऑक्सल और दूसरा फॉर्मिक एसिड। अन्य एल्काइनों को ओजोनाइड से रिएक्शन कराएं फिर उसके बाद जल अपघटन कराएं तो भी 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जैसे ये प्रोपाइन है, ओजोन से रिएक्शन हुआ तो इस कार्बन और इस कार्बन से यहाँ तीनों बॉन्ड 2 बंध टूटते हैं और एक बंध दोनों के बीच बना रहता है। एल्कीन से यही डिफरेंस है कि एल्कीन में इन कार्बन्स के बीच कोई बंध नहीं होता, तीनों मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ जाते हैं, जबकि एल्काइन में क्या है?
इन दोनों कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है। CH3 जहां था वही है, बाकी 3 मॉलिक्यूल एटम जो है ओजोन के वो जुड़ गए, तो ये बनता है ओजोनाइड बना। ये प्रोपिलीन ओजोनाइड है। जल से जल द्वारा अपघटित कराया जाएगा तो 2 एसिड बन रहे हैं। कार्बन एक दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक क्योंकि यहाँ CH3 ग्रुप है तो ये पोर्शन ले करके क्या बनाता है एसिटिक एसिड, और इधर बनाता है फॉर्मिक एसिड। अब एल्काइन का ऑक्सीजन ओजोन के साथ रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कराया जाए, उसके बाद जल अपघटन, तो भी 2 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जिसमें कि R दोनों में डिफरेंट होगा, कोई प्रोपियोनिक एसिड और दूसरा एसिटिक एसिड हो सकता है। उसके बाद आ जाओ पॉलीमराइजेशन। जैसे एथिलीन में पढ़ा था कि एथिलीन के अणु आपस में जुड़ करके एक अधिक मॉलिक्यूलर भार परमाणु भार का यौगिक बनाते हैं, अणु भार का यौगिक बनाते हैं, तो इस क्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब इसमें बहुत ही छोटे से पहले स्टार्ट करेंगे। एल्काइन के 3 मॉलिक्यूल अगर इनको रक्त तप्त नली पे गर्म करते हैं तो इनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है और ये एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बना लेते हैं। तो 3 एसिटिलीन अणु आपस में मिल करके जब इनको रक्त तप्त नली के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो ये बेंजीन में बदल जाते हैं, यानी इसका जो अणु भार होगा वो इन एसिटिलीन से ज्यादा होगा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है बहुलीकरण। बिल्कुल नए तरह का अणु मिलता है। अब इसी तरह प्रोपाइन का अगर बहुलीकरण कराते हैं तो 135 यानी यहाँ CH3 3 CH3 जुड़ा होता है, 135 ट्राइमेथिल बेंजीन बनता है। तो रिएक्शन में यहाँ प्रोपाइन के 3 अणु ले सकते हो और उसके बाद इसी तरह से रिएक्शन होगा और 135 ट्राइमेथिल बेंजीन बनेगा। ये क्रिया क्या कहलाती है बहुलीकरण। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है एल्काइंस का हाइड्रोबोरेशन। जिस तरह से एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन पढ़ा था उसी से एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन। ये कैसे होता है? एल्काइंस ईथर विलयन में बोरान हाइड्राइड जैसे कि B2H6 के साथ क्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन बनाती है। ये क्या है? ट्राई एल्किल और B से जुड़ा है तो ट्राई एल्किल बोरेन। इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। ट्राई एल्किल बोरेन का एसिटिक अम्ल द्वारा प्रोटो अपघटन कराने पर सिस एल्कीन बनती है। तो एसिटिक अम्ल के H+ से रिएक्शन इसका होता है तो सिस एल्कीन बनती है। अब आ जाओ आइसोमराइजेशन या एल्कीनों का समावयवीकरण। अब जैसे कि ये ब्यूटीन 2 आइन है, सोडामाइड के साथ इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले करके अमोनिया अलग हो जाएगा और ये बनेगा ब्यूट 1 आइन का सोडियम व्युत्पन्न। ब्यूट 1 आइन है, हाइड्रोजन हटा के यहाँ सोडियम जुड़ जाएगा। फिर आगे एसिड से रिएक्शन कराने पे बनता है ब्यूट 1 आइन, यानी ये ब्यूट 2 आइन का आइसोमर मिलता है ब्यूट 1 आइन। तो इस तरह से जब रिएक्शन कराने पे एक कंपाउंड का आइसोमर मिलता है तो रिएक्शन को क्या कहते हैं? आइसोमराइजेशन या समावयवीकरण। इसी तरह ब्यूट 1 आइन इसको एथिल एल्कोहल और KOH के साथ गर्म करते हैं तो ब्यूट 2 आइन में बदल जाता है, यानी इसका समावयी है ये। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? समावयवीकरण। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे एसिटिलीन के, एल्काइन के, जिसमें एसिटिलीन, प्रोपाइन और जनरल जो और भी एल्काइन होते हैं वो लगभग सामान्य तरह के गुण के रिएक्शन देते हैं। अलग से इसका जो सबसे पहला मेंबर है वो एसिटिलीन। तो इनकी बनाने की विधि भी वही होती है जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ज्यादातर एसिटिलीन की विधि पढ़ा है और उसी तरह से दूसरे एल्काइन भी बनाए जाते हैं। अब भौतिक गुण में देख सकते हो क्या क्या है।
एसिटिलीन रंगहीन गंधहीन जल में अल्प विलेय गैस है, बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेंटीग्रेड है। अशुद्ध एसिटिलीन में लहसुन जैसी गंध आती है। लोग शुद्ध होगी तो कोई गंध नहीं है, लेकिन अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिली है तो लहसुन जैसी महकेगी। उसके अलावा एसिटिलीन वायु और ऑक्सीजन में धुएंदार दीप्त ज्वाला से जलती है और बहुत तेज रोशनी उत्पन्न करती है। इसका प्रकाश आंखों के लिए हानिकारक है। एसिटिलीन वायु से कुछ हल्की होती है। दबाव बढ़ाने पे एसिटिलीन जो है वो लिक्विड में बदल जाती है और विस्फोट करती है। एसिटिलीन एसीटोन में बहुत विलेय है ना, वाटर में विलेय नहीं है। एसिटिलीन और वायु या ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रज्वलित करने पर अति प्रचंड विस्फोट होता है। एज एनेस्थेटिक भी यूज होती है एसिटिलीन, जैसे कि बेहोश होश कराने के लिए ऑपरेशन में जैसे यूज करते हैं इथर वगैरह, उसी तरह से कहीं कहीं पे इसका भी यूज एज एनेस्थेटिक होता है। अब रिएक्शन हो गए, बनाने की विधि हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, केमिकल रिएक्शन सब सेम है। अब इसका उपयोग, एसिटिलीन को वायु में जलाने पे बहुत चमकीला चौंकाने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है। एसिटिलीन ज्वाला की प्रदीपन क्षमता या इल्यूमिनेटिंग पावर बहुत अधिक होती है। इसका उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। दूसरा इसका देख लो, एसिटिलीन को शुद्ध ऑक्सीजन में जलाने पर अति उच्च ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस गुण के कारण एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप यानी धातुओं की वेल्डिंग और उनके काटने में किया जाता है। इतना तेज एसिटिलीन गर्म होती है कि वह जो धातु है उनको पिघला देती है, तो काटा जा सकता है। एसिटिलीन का उपयोग क्लोरीन युक्त कार्बनिक विलाय जैसे वेस्ट्रान, वेस्ट्रोल, ये वेस्ट्रोल है आदि के बनाने में होता है। एसिटिल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, एथेनॉल और कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में एसिटिलीन प्रयुक्त होती है। एसिटिलीन का उपयोग वाइनिल एसीटेट, वाइनिल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन, ये सब बहुलक हैं आदि के निर्माण में होता है। इन पदार्थों के बहुलीकरण द्वारा पॉलीविनाइल एसीटेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी प्लास्टिक जिसको कहते हैं वो बनता है। उसके अलावा नियोप्रीन, कृत्रिम रबर आदि का निर्माण भी किया जाता है। अब इसका परीक्षण कैसे करते हैं? एसिटिलीन अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड वाला रिएक्शन बताया था, विलियन के साथ क्यूप्रस एसिटिलाइट का लाल अवक्षेप बनाता है। तो अगर ये जो नेस्टलर विलियन होता है इसके साथ रिएक्शन कराते हैं एसिटिलीन का, तो लाल अवक्षेप मिलता है, तो इसकी पहचान होती है। इसी तरह सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट, जिसको भी टॉलेंट एजेंट कहते हैं, इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये सिल्वर एसिटिलाइट का सफेद अवक्षेप मिलता है। और तीसरा टेस्ट है एसिटिलीन ठंडे तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का बैंगनी रंग उड़ा देती है। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन लेकर के उसमें एसिटिलीन प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ इन दोनों के रिएक्शन से जो नवजात ऑक्सीजन निकल रही है उसके साथ रिएक्शन होता है और पोटेशियम क्रोमेट बनता है, और रंग दोनों ही विलयनों का, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों का कलर हो जाता है। तो एसिटिलीन के बारे में ये कंप्लीट स्टडी थी। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस किस तरह से, अगर मान लो मिश्रण दे दिया जाए या अलग अलग दे दिया जाए तीनों गैसों को, तो कैसे पहचानोगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ठंडे तनु क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में तीनों गैसों में प्रवाहित करेंगे, अलग अलग लेंगे इनको।
तो एथेन से कोई अभिक्रिया नहीं होगी। एथिलीन पोटेशियम परमैंगनेट का बैंगनी रंग उड़ा देती है और मैंगनीज डाइऑक्साइड का भूरा अवक्षेप बनता है। इसमें भी वही रिएक्शन होगा, यानी एथेन तो समझ में आ गया, ये एथेन है, कोई रिएक्शन नहीं कर रही है, लेकिन ये दोनों सेम रिएक्शन कर रहे हैं क्योंकि इनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। फिर दूसरा टेस्ट करते हैं अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन में। तो एथेन कोई रिएक्शन नहीं देगा, एथिलीन भी कोई रिएक्शन नहीं देगा, जबकि ये सफेद अवक्षेप बनाएगी एसिटिलीन, तो ये पहचान हो जाएगी कि ये एसिटिलीन है। इसी तरह दूसरा अमोनियम में क्यूप्रस क्लोराइड विलयन से रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों कोई रिएक्शन नहीं देंगे, सिर्फ ये देगा। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा एसिटिलीन है, कौन सा एथीन है और कौन सा एथेन है। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इनके बारे में स्टडी कंप्लीट हो गई तुम लोगों की। तो अब जो क्लास लेंगे उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो पहला मेंबर है वो बेंजीन है और टॉलुइन है। उसके अलावा तो मुख्य प्रॉपर्टीज, जो मुख्य रासायनिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन की हम अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, कोई कुछ कह रहा था क्या? नो मैम। ठीक है, सारे रिएक्शन समझ में आए? यस मैम। नोट भी किया? रिएक्शन नोट भी करना है। जब इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो वो भी भेज देंगे, लेकिन डायरेक्ट ज्वाइन करो और नोट करते रहो तो वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? तो ठीक है, आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया। 11:30 से ही क्लास लेंगे क्योंकि 1 बजे लेने में बहुत देर हो जाती है। तो B3 के लोग भी हैं इसमें ना साथ में? कितने B3 के हैं, कितने B1 के हैं? मैम B3 के। B3 के, B1 के भी कोई है? मैम मैं B1 का हूँ। अब से ठीक मैम। दोनों का एक साथ ही क्लास लेंगे। B3। दोनों का एक साथ ही क्लास होगा क्योंकि एक ही चीज पढ़ानी है। तो B1 और B3 दोनों अपने साथियों से बात करो कि सब लोग ज्वाइन किया करेंगे। चलो कल फिर इसी 11:30 बजे से क्लास लेंगे। ओके।